नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 101 करने वाले हैं और ये भी फुल 80 मार्क्स का मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपका टारगेट यही होना चाहिए, आपके 65 प्लस इसमें स्कोर होने ही चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी मैंने इंक्लूड किए हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आता है जिसमें PDF आपको देनी होती है, वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन ज़रूर करना है। बाकी बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप फ्लोर या बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट भी करवाइए, तो आज मैंने वही क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। और एक स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी अच्छा सजेशन दिया था कि सर आप हमें PDF प्रोवाइड करवाइए। देखिए, PDF मैं प्रोवाइड ज़रूर करवाता, लेकिन जिस डिजिटल बोर्ड में आपको मैं पढ़ाता हूँ उसमें PDF अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, जिस वजह से मुझे इसके लिए कुछ अलग से ही एक परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ परफॉर्मा तैयार करूँगा फिर PDF तैयार करूँगा, इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और मेरे पास अभी स्टाफ और टाइम की बहुत कमी है, तो ये इस बार पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर ऐसा करने की, क्योंकि आपका सुझाव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूट्यूब में किसी ने भी इतने ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए होंगे। ज़्यादातर लोग 400-500 के मॉक टेस्ट बेचते हैं, वो भी 10 मॉक टेस्ट आपको देंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर लगभग 101 से ज़्यादा मॉक टेस्ट करवाए हैं। तो आपसे बस छोटी सी यही विनती है कि आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1956 में। अगर पूरी डेट पूछी जाएगी, 1 जुलाई 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर मैं गलत करवाता हूं तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि जो मेरा सोर्स है वो इंटरनेट है, तो इंटरनेट से कई बार क्वेश्चन गलत भी, आंसर उनके गलत भी दिखाए जाते हैं, तो इस चीज़ पर आपने थोड़ा ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है गलत है, वैसे 100% कोशिश मैं यही करता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन सही लेकर आऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एलर्सली भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, निम्न में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया था 20 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1968 में। उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये वर्ष 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलोर। एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लूनी नदी। चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों का भविष्य निर्धारित करने के लिए 1949 में स्थापित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पट्टाभी सितारमैया। 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे NC नंदी। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो ग्रीनलैंड, ये इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डेनमार्क। ये डेनमार्क का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो जो टेलर घाटी है वो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी नदी को।
भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था पुदुचेरी में। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चतुर्थ। पंचवर्षीय योजनाएं काफी जरूरी है, उन्हें आपने एक बार देख लेना है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो ये होती है नॉर्वे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हंगरी। ये काफी जरूरी क्वेश्चन है। कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से क्यों अलग है? इसमें थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के लिए काफी चीजें दी गई है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है कोर मुद्रास्फीति वस्तु के विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति दर है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरी पंचवर्षीय का ये उद्देश्य था। व्यय में एक स्वायत्त वृद्धि से देश के वास्तविक GNP में वृद्धि होनी चाहिए यदि, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम की परिस्थिति में काम कर रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये परिवर्तित कर देता है लाल रंग में। क्षार लाल लिटमस को करता है काला, सफेद, नीला या बैंगनी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीला। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयोडीन। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप कौन सा सर्वनाम है? तो ये है एक निश्चयवाचक सर्वनाम। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल ये एक विदेशज शब्द है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? ये एक देशज है। ये माफ कीजिए, ऊपर मैंने देशज कहा, ये विदेशज है ना। ये तेंदुआ एक देशज है। गोल विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है ये एक गुणवाचक विशेषण है। अब यहां पर मुहावरों की बात की जाए, सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ होता है? इसका भी अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। अंतर के पट खोलने का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन सी होगा, दृक प्लस अंचल। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है परि जमा आवरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? तो आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? ये काफी इजी है, ये बहुत बच्चों को आएगा। ये होता है माथा। कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष। चिरंजन का विलोम शब्द क्या है?
चिरंजन का विलोम शब्द होता है नश्वर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द हमने चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सांसारिक। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अशुद्ध पूछा है कि शुद्ध पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुर्म, ये अशुद्ध शब्द है। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। सबसे पहला है हमारे पास एरर फाइंड हमने करनी है। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर होगा, जो ये बी पार्ट है इसमें गलती है, आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, यहाँ पर आर प्रैक्टिसिंग नहीं, इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सपोजिंग इफ इट रेन व्हाट शैल वी डू। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, ये यहाँ पर गलत है। सपोजिंग के साथ इफ नहीं आता, यहाँ पर हमें इफ को डिलीट करना होगा, इफ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ आएगा सपोजिंग इट रेन, इफ इसके साथ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है टू ड्राइव होम। इसका क्या मतलब होता है? ये ईडियम एंड फ्रेजेस है हमारे पास, तो इसका जो सही आंसर होता है टू एम्फेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड या फिर ग्राइंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ प्राइवेट एंड टू सर्व। अब बात करते हैं सिनोनिम की। फोस्टरिंग की जो सिनोनिम होता है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी होगा, नर्चरिंग इसका सही आंसर आएगा। प्रोपेल का सिनोनिम क्या होता है? तो प्रोपेल का सिनोनिम होता है ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये होता है एथिस्ट, जिसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं होता। अब फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल यहाँ पर कौन से हैं वो आपने छानने हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एड्यूलेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये तो ऑप्शन ए सबको पता लग चुका होगा, एड्यूलेशन, ये इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर भी हमने करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमने छांटने हैं, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ क्या लिखा है, एडल्ट्रेट। यहाँ पर इसका भी ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ये प्रपोजिशन बेस्ड आपके हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, नफीसा इज अफ्रेड ब्लैंक स्पाइडर्स। तो यहाँ पर आएगा ऑफ, नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। आई एम वरीड ब्लैंक द एग्जाम। यहाँ पर तो आपको पता लग रहा होगा, यहाँ आएगा अबाउट, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म ब्लैंक हार्ट। यहाँ पर आएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आई एम इनविशियस ब्लैंक देम। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑफ। ही कन्फाइडेड ब्लैंक मी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, इन यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट दी है, वो काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। जिन्होंने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंग्लिश अगर आप तैयार करना चाहते हो एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर एसएससी जीडी या कोई भी जो क्लास 3 या क्लास 2 के एग्जाम होते हैं उसके लिए वो सफिशिएंट है। काफ़ी अच्छे लेवल में आपको इंग्लिश ग्रामर कवर करवाया गया है मैम के द्वारा, उन्हें आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज का। अब आप यहाँ देखोगे सीरीज दी गई है, आपने इसे सॉल्व खुद से करना है। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। तो मैं आपको सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए +5 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ +10 हुआ, यहाँ +15, यहाँ पर +20। तो यहाँ पर आगे जो होगा वो क्या होगा, 25 इसके साथ जमा होगा तो वो क्या आएगा 56 के साथ जब 25 जमा होगा तो ये 1 या 81, तो 81 यहाँ पर इसका आंसर आना था। सीक्वेंस आपको पता लग चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब इसमें आपने सीक्वेंस फाइंड करना है, ये किस प्रकार से आगे जा रही है। तो इसमें भी वीडियो पॉज कर लो, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मैथ के, रीजनिंग के, उसमें आपको मिनिमम सिर्फ 1 मिनट या लगना चाहिए। पजल वाले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब में 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले किस चीज़ का एडिशन हुआ है, यहाँ 90 का एडिशन हुआ है, फिर यहाँ पर 100 का एडिशन हुआ, यहाँ 110 का एडिशन हुआ, यहाँ किस चीज़ का होगा, यहाँ 120 का होगा, तो मतलब ये हो जाएगा 430। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजन वाई खरीदने के लिए बैंक से 50,000 का लोन लेता है, 6 वर्ष की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़ता है, तो बताइए विजन 2 वर्षों बाद कितनी धनराशि चुकाएगा। आजकल मैं थोड़े इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट के। अब इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन देता तो आंसर काफी आसान रहता। तो इसका आपने क्या करना है, आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। आप पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर इसका आंसर जो है वो कमेंट करके मुझे बताओ। तो आई होप आपने ऐसा किया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, और बच्चे गलती कहाँ करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। आप जानते हो इंटरेस्ट निकालना काफी आसान है, इंटरेस्ट रेट सब निकाल लेंगे। ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 3,000। तो 2 वर्षों का कितना हुआ, 6,000 हुआ। अब ऑप्शन में जानबूझ के 6,000 आंसर होता है, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी, मतलब कि इस 50,000 में हमें 6,000 को ऐड करना होगा, तो आंसर हमारा 56,000 आना था। तो जिस बच्चे का 56,000 आंसर आया उसने बिल्कुल ठीक किया है, जिसका गलत आया है वो अपनी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की करते रहे, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसे फॉर्मूले से ना करें, इसे आप ट्रिक से करें, क्योंकि फॉर्मूले से करने लगोगे तो इसमें काफी समय आपका लगेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो जितने रुपए अधिक मिले 70 रुपए, 70 को ऊपर लिख लो, बटा में जो परसेंटेज पहले दिया था प्लस करो दूसरे परसेंटेज के साथ, गुणा 100। तो इसे जब आप प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, ये 35 होगा, 35 दूनी 70, तो 200 रुपए उसका क्रय मूल्य था। इस प्रकार से कुछ एक क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी, क्योंकि एचपी पुलिस कांस्टेबल का एक ऐसा पेपर है ये जिसमें समय काफी कम रहता है। इसमें आपको हार्डवर्क के साथ शॉर्टकट्स भी आने चाहिए, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए, जो जरूरी है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन की भी काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आज तक मैंने टाइम एंड वर्क की बहुत सी शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो मैंने आपको दी थी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जो प्लेलिस्ट में टाइम एंड वर्क है पहले उसे देखो। फिर मैंने एक अलग से 3 क्लासेस टाइम एंड वर्क की ली है, जिसमें सिर्फ मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए हैं, फिर आप उसे देख लो। अब मैं यहाँ पर एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ इसको करने का। एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, उससे पहले आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करनी है इस क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि मोहन किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे 15 दिनों में खत्म कर सकता है। 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है और उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है, तो मोहन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखो आम क्वेश्चन में क्या होता था कि ये पूछा जाता था कि ये मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करने के बाद एक व्यक्ति छोड़ देता है, तो अब कितना कार्य बचा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही पूछा, यहाँ पर इन्होंने मिलकर काम नहीं किया। पहले एक काम को सोहन ने किया, फिर उसने छोड़ दिया, फिर मोहन ने उसको खत्म करना है। तो ये पूछा गया, तो सोहन की एफिशिएंसी कितनी है, सोहन की 15 है, तो कितने दिन तक, 3 दिन तक उसने काम किया। अब यहाँ पर बटा में अपने 15 लिख लेना है, गुणा 10। ये आपकी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक होगी। अब यहाँ पर आप जिसे जब आप सॉल्व करोगे, ये 10 किस चीज का है, ये 10 आपका है मोहन की कार्य करने की क्षमता, ये 10 आपका मोहन की कार्य करने की क्षमता है, बटा में आपने सोहन की कार्य करने की क्षमता 15 को लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो ये होएगा हमारे पास 12/15 गुणा 10, तो ये जाएगा यहाँ से 15, तो ये जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3 चौके 12, तो 8 दिन में लगेंगे मोहन को। अब कितने दिन लगेंगे, मोहन को 8 दिन लगेंगे, तो ये इसका आंसर था। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डियर को FGCT लिखा जाए तो रीड को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आसान सा क्वेश्चन है, डियर को क्या लिखा है F, तो ABCDEF, यहाँ पर +2 हुआ, फिर यहाँ E के बाद G आया, तो ABCDEFG, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, मतलब 2 प्लस हो रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ प्लस होगा, तो RST, तो यहाँ पर T आएगा, EFG, यहाँ पर G आएगा। उसी प्रकार से A के बाद आपने 2 और जो है ABC, तो यहाँ पर C आएगा, तो TGC
टी जी सी यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 400 का 25% का 50% कितना होगा? बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अलग निकालना है। सबसे पहले 400 का 25% निकालो, 400 का 25% निकालो, 25 चौके 100, तो ये हमारे पास 100 आया। अब इस 100 का 50% निकालना है हमने। इस 50 का 100% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 50। तो आपका आंसर यहाँ पर 50 आएगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अब बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है तो पति है बी का, तो सी कौन है डी की? तो ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें हमने देखना है करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा क्या गया है। तो वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, सी माता है ए और बी की। ए और बी को आप यहाँ लिख लो, ये इन दोनों की क्या है? माता है। डी जो है पति है बी का, डी पति है बी का, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, ये पति है। तो यहाँ पर आप 2 लाइन खींच लेना। भाई बहन के लिए 1 लाइन खींची जाती है, ये इस प्रकार से 1 लाइन खींची जाएगी। अब यहाँ पर पूछा गया है तो सी कौन है? डी की। तो सी क्या लगा? डी की। तो ये यहाँ पर इसकी सास लगी। जो सी है वो डी की क्या लगी? ये इसकी सास लगी। तो सास यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है वो सीता से अधिक सुंदर है, सीता से अधिक सुंदर है। आगे क्या बात कही गई है? आगे बात कही गई है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, मतलब सबसे सुंदर कौन होगी? रीता होगी। तो यहाँ पर से हमें इस कंक्लूजन हमें यहाँ निकालना है, क्या सीता रीता से ज्यादा सुंदर है? सीता जो है वो रीता से ज्यादा सुंदर है क्या? नहीं, ये गलत हो चुका। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। गीता जो है वो इस रीता से ज्यादा सुंदर है क्या? नहीं है, ये भी गलत हो गया। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। हाँ, ये बात यहाँ पर ठीक बैठ रही है। दूसरी बात कही गई है रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं, ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये तो इससे ज्यादा सुंदर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी। सीधा देखना है क्वेश्चन पूछा क्या है। स्वच्छ आकाश किस प्रकार का होता है? नीले रंग का होता है। तो नीले को इन्होंने क्या कहा है? नीले का अर्थ नारंगी। तो यहाँ पर नारंगी आंसर आएगा। सीधे यहाँ पर आप इसे नारंगी आंसर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है ब्लड रिलेशन बेस्ड। तो यहाँ पर एक कहा गया है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन के पुत्र की ग्रैंड मदर है। तस्वीर में दर्शाए महिला का सचिन से क्या रिश्ता है? सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सचिन है, वो एक महिला की ओर देखता है और वो बोलता है कि वह मेरे पिता की, वह सचिन के पिता की बहन, पिता की बहन कि पुत्र की ग्रैंड मदर है, मतलब कि उसकी भी माँ। तो यहाँ पर ये इसकी ग्रैंड मदर है। तो सचिन से क्या रिश्ता होगा? सचिन की भी ये ग्रैंड मदर होगी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है। जिसने मेरी वी बोर्ड मास की वीडियो नहीं देखी होगी वो इसको नहीं कर पाएगा, उसका गलत ही आंसर आएगा यहाँ पर। तो जिन्होंने अभी तक वी बोर्ड मास की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पर जाइए। मैथ की पहली क्लास ही मैंने वी बोर्ड मास की करवाई है। सबसे पहले बच्चों को गुणा जमा भाग करना ही आना चाहिए। ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे यहाँ पर तीनों प्रकार के ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। अब किस ब्रैकेट को पहले करते हैं ये आपको नहीं पता होगा। नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देख लो। क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो होता है सबसे छोटा ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 2 आएगा। 5 में से 3 घटाया तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 माइनस 5, फिर बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 10 भाग 4। तो ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। अब इस मंझले ब्रैकेट की बारी है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? गुणा होता है, उसके बाद जमा होता है, लेकिन ये तो माइनस का है। तो ये यहाँ पर जब ये माइनस का 5 के साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। फिर 1 प्लस का बचा है तो यहाँ पर ये 3 आएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर कितना आएगा? इस पूरी संख्या को सॉल्व करके 3 आएगा। ये कैसे आएगा ये मैं बता चुका हूँ। जिसने नहीं समझा वो वीडियो को रिवाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 माइनस 5, बड़ा ब्रैकेट, 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस का 10 भाग 4।
अब आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए अब इसमें अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गुणा होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जमा होता है, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से जब 10 माइनस हो जाएगा 1 बचेगा, तो मतलब यहाँ जो संख्या हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास अब संख्या आएगी वो आएगी 25 माइनस 5 गुणा 1 भाग 4। अब गुणा 1 करेंगे 5 से तो 5 ही आएगा, है ना, तो इसे लिखने की जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से संख्या हमारे पास आ गई। तो 25 माइनस भाग इस तरह को चलता है हमेशा, 5/4। इसे जब आप भाग करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.25 शायद, इसके अराउंड यहाँ पर कुछ आएगा, 1.25 आएगा। तो जब 1.25 को 25 से माइनस किया जाता है तो कितना आंसर आएगा, 23.75 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। आई होप आपने भी यही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर को PSPIPR लिखा जाता है, तो मैन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको सब कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपने क्या है, P तो जोड़ना है, तो PMPAPN इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफी यूनिक क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये अक्सर आते हैं एग्जाम में। मतलब ये बदलते नहीं है, ये जिस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ कहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद वो 5 मिनट आराम करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। अब यहाँ पर देखिए रेस्ट टाइम हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेस्ट टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेस्ट टाइम इज इक्वल नंबर ऑफ रेस्ट, कि उसने टोटल कितने रेस्ट किए, इनटू टाइम फॉर ईच रेस्ट, टाइम फॉर ईच रेस्ट। मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूं। अब देखिए 5 किलोमीटर की दूरी कोई तय करेगा तो बीच में कितने रेस्ट लेगा, 1 से 2 किलोमीटर में गया तो एक बार रेस्ट किया, 2 से 3 में गया एक बार रेस्ट किया, 3 से 4 में गया एक बार, 4 से 5 में गया एक बार, तो मतलब 1 2 3 4 टोटल वो व्यक्ति 4 बार रेस्ट करेगा। और जब वो एक बार रेस्ट करता है तो वो कितने के लिए, तो 5 मिनट का रेस्ट लेता है। तो यहाँ पर इसको गुणा करना है, 4 गुणा 5, तो 20 मिनट यहाँ पर ये आ चुका। ये होगा टोटल रेस्ट उसने 20 मिनट किया होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी हमने ये भी तो फाइंड करना है कि उसकी चाल कितनी है, तभी तो उसे 5 किलोमीटर तय करने में टोटल दूरी लगेगी, है ना। टोटल टाइम यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है कि वो 5 किलोमीटर की दूरी करता है, वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ पर देखिए हमें भी समय चाहिए मिनट में, और प्लस करेंगे इस 20 को, तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 50 मिनट टोटल लगेंगे उस व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसे आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन में कहा गया है राजेश दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, रमेश उसकी ओर चलता है फिर रुक जाता है, अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। वो देखता है कि उमेश उसकी ओर मुख करके खड़ा, माफ कीजिएगा खड़ा है, तो उमेश का मुख किस दिशा में है। आई होप अपने वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, राजेश दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, तो दक्षिण दिशा की ओर कौन है, राजेश मुड़ा हुआ है। रमेश उसकी ओर चलता है, तो रमेश उसकी ओर जा रहा है, फिर रुक जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, दायां मतलब कि वो राइट हैंड साइड मुड़ जाता है, और वो देखता है कि उमेश उसकी तरफ देख रहा है, उमेश उसकी तरफ देख रहा है। तो उमेश अब किस दिशा की ओर देख रहा है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की डिमांड बच्चों ने की थी, इसे बॉक्स या फिर फ्लोर आप कह सकते हो। इसमें कहा है कि 8 लोग हैं, GHIJKLM और N, नीचे से ऊपर तक अलग अलग की मंजिलों पर रहते हैं। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर 1 के रूप में गिना गया है, शीर्ष को 8 गिना गया। ये सबसे क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ग्राउंड फ्लोर को क्या गिना है और जो सबसे टॉप का फ्लोर है उसे क्या गिना है। तो इससे आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अब आपको पता है इसमें आपने करना क्या है। व्यक्ति आप अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा आपने सबसे पहले 8 व्यक्ति लिख लेने हैं। शीर्ष को क्या कहा है, शीर्ष को कहा है इन्होंने 8। इसी प्रकार से 8 7 6 5 4 3 2 और 1, कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले कहा है कि जे और एल के बीच में 3 मंजिल का अंतर है और ये दोनों विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। जे और एल है ना, वो 3 मंजिल का गैप इन दोनों के बीच में, और ये विषम मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, आगे क्या कहा है, एन एच के ठीक ऊपर रहता है। ये भी हमने मान लिया कि एन एच के ऊपर रहता है, जो एक समसंख्या वाले तल पर रहता है। आगे कहा है कि फ्लोर आई पर कौन रहता है,
आई फ्लोर नंबर 6 पर रहता है। अब देखो आई यहाँ पर कौन रहता है, फ्लोर नंबर 6 पर कौन रहेगा, फ्लोर नंबर 6 पर आई रहता है। बेहतर ये होगा कि यहाँ पर मैं लाइनें डाल दूं, क्योंकि आप भी जानते हो इस तरह से क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लेनी आसान रहती है उसमें। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है फ्लोर के लिए। अब हमसे बोला गया है कि 6 नंबर पर कौन रहता है, 6 नंबर पर आई रहती है। तो ठीक है, आई हमने 6 नंबर पर रख ली। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि केवल एक व्यक्ति एल और एम के बीच में रहता है और जे आई के ऊपर रहता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी कर दिया इसने। अब देखिए जे आई के ऊपर रहता है और जे किस में रहता है, एक ऑड नंबर वाले में, ठीक है, ऑड वाले में रह गया। और जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, मतलब 1 2 3। यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर एल आएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। 3 व्यक्ति के और एच के बीच में रहते हैं, के और एच के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। लेकिन उससे पहले हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। बाकी यहाँ कहा गया है कि एल और एम के बीच में रहते हैं, केवल एक व्यक्ति एल और एम के बीच में रहता है। एल और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब देखिए ये भी तो हो सकता है एम यहाँ पर आए, या फिर ये भी तो हो सकता है एम यहाँ पर आए। तो 2 पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज हमने मान ली, क्योंकि यह जरूरी थोड़ी कि एम यहीं पर आएगा। ये क्लैरिफाई भी तो नहीं किया गया है कि एम किसके ऊपर आएगा। अब यहाँ पर कहा गया है, फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, ये हमने कंप्लीट कर दी। इस वाली लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। एन एच के ठीक ऊपर रहता है, मतलब हमें ऐसी जगह चाहिए जहां 2 व्यक्ति रह सकते हैं। तो 2 व्यक्ति रहने लायक जगह सिर्फ यहाँ पर है। एन जो है एच के ठीक ऊपर रहता है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ पर कोई ऐसी जगह है क्या जहां पर 2 व्यक्ति लगातार आए, हाँ है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। एन और एच यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह चाहिए जहां 2 लोग इकट्ठे आए। एन एच के साथ बैठेगा। फिर यहाँ कहा गया है कि 3 व्यक्ति के और एच के बीच में रहते हैं। के और एच के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3। एच यहाँ पर, के यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ तो एम है, इसका मतलब ये गलत हो चुका। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 व्यक्ति आएंगे एच और के बीच में, तो 1 2 3, हाँ के यहाँ पर आ सकता है, माफ कीजिएगा, के यहाँ पर आ सकता है। तो के यहाँ पर आ चुका। अब बात करते हैं एक व्यक्ति की, जो एक व्यक्ति बचा है वो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लगभग 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें बस क्वेश्चन यही बनते हैं कि एच किस फ्लोर पर रह रहा है, जो दूसरा नंबर का फ्लोर है उसमें कौन आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे नंबर के फ्लोर पर कौन आता है, एक व्यक्ति जो हमने बिठाया नहीं है, जी। तो जी को हमने नहीं बैठाया, तो जी यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सब एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो छोटा सा आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो आपने शेयर जरूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।